भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। 52 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे और लेक्चर नंबर 53 है ये। आज के इस लेक्चर में हम कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ये क्या था, इसकी पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के सभी लेक्चर अगर आपने डिटेल में पढ़े हैं तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी है। इससे पहले सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। लेकिन अभी पार्टी चेंज हो गई है। अब कौन सी पार्टी आ गई है? लेबर पार्टी आ गई है और प्रधानमंत्री बन गए हैं क्लीमेंट एटली। देखिए, जब इलेक्शन नहीं हुआ था उससे पहले ही जब प्रचार प्रसार कर रही थी पॉलिटिकल पार्टियां, तो लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला हुआ था, अगर आप हमें आज़ादी दे देते हैं, सॉरी, अगर आप हमें जिता देते हैं तो हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे हैं उन्होंने, उनके दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि भैया जो लेबर पार्टी थी ये इंडियन के प्रति उदारवादी थी, इंडियन के प्रति उदारवादी थी, इसलिए इन्होंने अपनी जब सरकार बनाई तो इंडिया को आज़ादी देना चाहा। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब कंप्लीट हुआ तो हो गया था 1945 में, उसके बाद इंग्लैंड की ऐसी हालत नहीं थी कि वो जितने उसका साम्राज्य जीता हुआ था उसको संभाल पाए। उसकी ये नौबत आ गई थी, भले वो वर्ल्ड वॉर जीत गया था लेकिन उसकी ये नौबत थी कि वो अपना देश ही सही से चला ले, वही बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि जापान ने उसका इतना बुरा हाल किया था। हमारे एशिया में एक बार नज़र डालिए, एशिया के जो नॉर्थ और ईस्ट वाला इलाका है, मुख्य तौर पर जो फिलीपींस वाला इलाका है, जो इंडोनेशिया द्वीप है, हांगकांग है, ये सब पर जीत हासिल कर लिया था जापान ने। बस इंडिया ही नहीं जीता था उसने। लेकिन इंग्लैंड वालों को पता था अगर हम कुछ दिन और इंडिया को अपने साथ जोड़े रहे तो इंडिया में बगावत हो जाएगी, तो रातों रात हमको यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर भागना पड़ेगा, तो वैश्विक स्तर पर उनकी बेइज्जती अलग से होगी। इसलिए उन्होंने सिंपल तरीके से हमको आज़ादी देना चाहा। ये दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों के बड़े बड़े विद्वानों के अलग अलग मत है, अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा है, उससे हमें लेना देना नहीं है। बस ये हमें मतलब है कि कैबिनेट मिशन जो आया था इसका ये काम दिया गया था इसको कि इंडिया को स्वतंत्र करना है और इंडिया को ट्रांसफ़र कैसे करनी है पावर, वो तरीका ढूंढ के लाइए। इंग्लैंड के पास अभी अधिकार है, इंग्लैंड का रूल चल रहा है, अंग्रेजों का हमारे यहाँ अधिकार चल रहा है। अब अंग्रेज हमें किस प्रकार से सत्ता ट्रांसफ़र करेंगे, उस तरीके को ढूंढने का काम कैबिनेट मिशन को करना था। इसके अलावा एक नया देश बनने वाला है, उस नया देश को चलाने के लिए एक संविधान भी होगा, उस संविधान का भी निर्माण करने का एक प्रश्न उठ रहा था। तो संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा को भी गठन करने का काम कैबिनेट मिशन को दिया गया था। तो देखिए, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 1946, उस समय हमारे देश के जो भारत सचिव हैं पैथिक लॉरेंस हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर होते हैं और ये इंग्लैंड में ही रहकर अपना काम करते हैं। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन जो घोषणा की है हमारे लेबर पार्टी ने, तो ये मार्च 1946 में इंडिया उन्होंने भेज दिया था। 3 लोगों को भेजा था और तीनों के तीनों ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए तो कैबिनेट मिशन कहा जा रहा है। इसीलिए इसको संसदीय समिति भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये सभी संसद के सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा था कि इस पर डिस्कस करने के लिए उन्होंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग थे वो भेजे थे। कौन कौन था, ये एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, इनके बारे में मैंने आपको बताया। पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव हैं और यही इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। और दूसरे नंबर पर सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ये तीनों के तीनों कैबिनेट का हिस्सा थे, इसलिए कैबिनेट मिशन इसको कहा जा रहा है। ये मार्च 1946 में इंडिया पहुंच गया। अब आगे बढ़ने से पहले इंडिया में इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, इससे पहले मैंने जो आपको बताया वो रिपीट करता हूँ कि कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था, क्यों गठित किया गया था कैबिनेट मिशन। सबसे पहली बात कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को कैसे ट्रांसफर करना है इंडियन को, अंग्रेजों के हवाले जो देश है वो भारत लोगों को कैसे देना है, उस तरीके को ढूंढने का काम पहला इनका था। और दूसरा काम इनका था
कि एक संविधान सभा का गठन करके आना है कि जो इंडिया के लिए संविधान का निर्माण करे। तो ये दूसरा काम इनका था। और तीसरा काम था, जैसे इससे पहले वायसराय था, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिससे मिलकर वो देश चलाते थे। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका मंत्री परिषद है, वैसा ही वायसराय थे और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अब इंडिया में जो कार्यकारिणी परिषद है, इसी को बना दिया गया था अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट। अंतरिम मतलब क्या है? टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। जब तक संविधान बन नहीं जाता और देश में इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो देश को चलाए। एक सरकार बनानी पड़ेगी, एक टेम्परेरी सरकार बनानी पड़ेगी। तो वही अंतरिम सरकार का भी गठन करने का काम इनको था। तो ये 3 महत्वपूर्ण इनको काम दिए गए थे। तो ये मार्च 1946 में इंडिया आ जाते हैं। उसके बाद इन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चुना, केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बुलाया शिमला के अंदर और उनसे बातचीत की कि कैसे इस मसले को हल करना है। तो ये मीटिंग हुई 5 मई 1946 से 11 मई 1946 के बीच में ये मीटिंग होती है। त्रिदलीय सम्मेलन होता है कि मतलब 3 दल थे, पहला कांग्रेस, मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश सरकार खुद थी। ब्रिटिश सरकार में भारत के वायसराय और इसके अलावा जो 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के थे वो शामिल हुए थे। अब इस मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि जिन्ना साहब आए हुए थे यहाँ पे। उन्होंने हट कर दिया कि हमको पाकिस्तान ही चाहिए और किसी बात को लेकर वो सहमत नहीं थे। वो कह रहे हैं हमको पाकिस्तान, जबकि कैबिनेट मिशन को स्पेशल कहकर भेजा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं करना है। ना कांग्रेस वाले एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इसलिए इस सम्मेलन का कोई रिजल्ट नहीं निकला। कैबिनेट मिशन उसके बाद परेशान हो जाती है। कैबिनेट मिशन बोलते हैं कि आप लोगों से कुछ नहीं होगा, हम अपना निर्णय देंगे, हम कुछ प्रस्ताव आपको दे रहे हैं, वो आप बताइए आपको मंजूर है या नहीं। तो 11 मई को ये मीटिंग खत्म होती है ना। इसके 5 दिन बाद 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी। अब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव क्या क्या थे, ये हमारा मेन सिलेबस है, मेन टॉपिक है हमारा कि ये कैबिनेट मिशन की विशेषता क्या है, कह सकते हो इसके प्रस्ताव क्या थे। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत एक संघ होगा। भारत को उसने यूनियन बताया, यूनियन बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। ये संघ कोई बहुत बड़ी तोप नहीं, बहुत सिंपल सा है। संघ मतलब कुछ राज्यों का, कुछ सिस्टम का एक ऐसा समूह जो अगर एक बार मिल जाए टूटे ना। जैसे हमारा देश है, हमारा देश क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। जैसे हम अभी बैठे कहाँ? उत्तर प्रदेश में ना। अगर उत्तर प्रदेश कल कुछ चाहे कि यहाँ से अलग होना तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। मगर अभी एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका संघ नहीं है। अमेरिका में जितने भी राज्य हैं सब एग्रीमेंट के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। सब छोटे छोटे जो देश थे ना, एग्रीमेंट के द्वारा एक बड़े देश का निर्माण किया गया है। सबका संविधान अलग अलग है, सभी उनके राज्यों का संविधान अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही संविधान है। तो ये संघ है। बोला गया था कि संघ बनाया जाएगा ब्रिटिश भारत, मतलब जहाँ पर अंग्रेजों का रूल था हमारे इंडिया में, वो क्षेत्र। इसके अलावा एक और ऐसा जगह थी, एक ऐसा और भी कई क्षेत्र थे जहाँ हमारे राजा रजवाड़े रूल करते थे, जिन्हें देसी रियासतें कहा जाता था। तो उन देसी रियासतों को और ब्रिटिश भारत के क्षेत्र को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। और ब्रिटिश भारत भी 2 प्रकार का था। एक तो हमारे 11 प्रांत उस समय थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। उन सबको मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भैया पाकिस्तान की मांग तो रद्द कर दी है। किसने? कैबिनेट मिशन। पाकिस्तान की मांग जो जिन्ना साहब कर रहे थे उसको यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर संघ तो भले बना दिया गया, लेकिन संघ को, केंद्र को बहुत कमजोर कर दिया गया। हमारे यहाँ अभी सिस्टम क्या है? केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, पंचायतें और नगर पालिकाएं। सबसे पावरफुल संघ है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया गया प्रांतों को। जो केंद्र था ना, केंद्र के लिए जो संघ सूची थी, संघ सूची में बहुत कम विषय लिखे गए, जैसे संचार, कम्युनिकेशन, प्रतिरक्षा, डिफेंस, जो विदेश मामले थे, ये मामले संघ को दिए गए। और बाकी सारी चीजें, बाकी सारी विषयों पर जो अधिकार है संघ सरकार को, राज्य सरकार को दे दिया गया। इसके अलावा जो रेजिडुअल पावर है, जो आप कह सकते हैं अवशिष्ट शक्तियां हैं, मतलब ऐसे विषय जो ना प्रांत सूची में हो ना संघ सूची में हो, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांत का होगा।
जैसे आज की डेट में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों के द्वारा। हमारे संविधान के अनुसूची 7 में इसका वर्णन भी है। संघ सूची, संघ सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी संसद के माध्यम से। और राज्य सूची, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी विधानमंडल के हिसाब से, विधानमंडल के अकॉर्डिंग, विधानमंडल के द्वारा बनाएंगी। एक समवर्ती सूची है, यहाँ पर समवर्ती सूची की बात नहीं कही गई थी कैबिनेट मिशन में। समवर्ती सूची जो आज है, इसमें ऐसे विषय लिखे हुए हैं जिन पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो हम काम कर रहे हैं शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन कई विषय तो ऐसे भी उभर सकते हैं जो ना संघ सूची में लिखे हों, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। अब उन पर कानून बनाने की बात आएगी तो ये अधिकार प्रेजेंट में केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है। लेकिन उस समय ये अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ प्रांतों को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मजबूत कर दिया गया था और केंद्र को बहुत कमजोर किया गया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं नाम मात्र का ही संघ था। और दूसरी बात, 11 प्रांत थे टोटल ना, इन 11 प्रांतों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। 3 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। मतलब 11 में से ऐसे राज्य जो जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है उनको ग्रुप ए में भर दिया गया। जैसे बिहार, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला इलाका है मुख्य तौर पर वो। मध्य प्रदेश, जो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला इलाका है। उड़ीसा, बम्बई और मद्रास, ये ग्रुप ए में रखे गए। ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, यहाँ पर हिंदुओं की मेजोरिटी थी। मैं मैप में दिखाऊंगा आपको, ये देखिए रेड कलर में जो है ये वही राज्य हैं, इनको ग्रुप ए में लिख दिया गया। और ग्रुप बी में पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ पर आप देख सकें, ये पंजाब है, इधर आपका सिंध है और इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। और सी में आसाम और बांग्लादेश, आसाम और बंगाल को रखा गया। तो सी और बी ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे और ए ग्रुप जो था हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो यहाँ पर सिस्टम क्या किया गया, संघ, उसके बाद ग्रुप, प्रांत। यहाँ भी 3 सिस्टम है, यहाँ भी 3 सिस्टम है। मतलब यहाँ ये कर दिया गया, जो प्रांत है ना, ये पहले प्रांत की जो विधानमंडल है अपने लिए कानून बनाएंगी, अपना अपना कानून, अपना अपना संविधान बनाएंगी। उसके बाद जो ग्रुप एक, जो जितने प्रांत एक ही ग्रुप में है तो वो ग्रुप अपने लिए संविधान बनाएगा। मतलब जैसे ग्रुप सी है तो ग्रुप सी में आसाम है और बंगाल है, तो असम और बंगाल की विधानमंडल के जो सदस्य आपस में मिलकर अपने ग्रुप के लिए संविधान बनाएंगे। और उसके बाद तीनों जो आपके तीनों ग्रुप हैं ये तीनों मिलकर ये तीनों संघ के लिए कानून संविधान बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये थी ना कि जो ग्रुप अपने लिए संविधान बनाएगा उनको ये अधिकार दिया गया है कि 10 साल के बाद वो अपने संविधान में परिवर्तन कर सकती हैं, इतना अधिकार दिया गया था। तो ये सुनते ही जो जिन्ना पाकिस्तान की रिटर्न 1940 से लगाए हुए थे, उन्होंने ये सुनते ही इस कैबिनेट मिशन को शुरुआत में एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया, हमको ये कैबिनेट मिशन मंजूर है। उन्होंने क्या देखा, वो जिस पाकिस्तान की मांग कर रहे थे ना, उससे बहुत बड़ा, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान उनको दिख रहा था यहाँ। क्योंकि उनको ये पावर मिल गया, भैया अगर सी और बी जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ, अब इनको आपस मतलब संशोधन, संविधान में संशोधन करने का अधिकार मिल गया। और 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, सी और बी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो कानून में परिवर्तन करके हम अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों बी सी मिल जाएंगे, एक नया देश बना लेंगे, ये सोचा था उन्होंने। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जारी की थी कि भैया, कैबिनेट मिशन वालों से कहा कि जो आपने ये बताया ठीक है। उन्होंने भी इसका विरोध किया था शुरुआत में कैबिनेट मिशन का, कांग्रेस ने, लेकिन उन्होंने कहा हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बस आप एक काम कर दीजिए। तो कैबिनेट मिशन ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि जो राज्य ग्रुप में दिए गए हैं ना, इनको आप विकल्प दे दीजिए कि ये अगर चाहें तो अपने ग्रुप से अलग होकर दूसरे ग्रुप में आ जाएं। कि मतलब ये बोल दीजिए, जो आसाम है, आसाम में मेजोरिटी जो देखा जाए कि हिंदुओं की लगभग थी, तो आसाम जो है, जैसे आसाम है, आसाम क्या करेगा, ये
कुछ दिन बाद क्या, 5 सालों के लिए कहा गया था कि 5 साल के बाद अगर ये चाहे अपना ग्रुप चेंज करके कहीं और जा सकता है। ये जो 5 साल बाद विकल्प दिया गया था कि प्रांतों को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कूदने का, ये बाद में ये निर्णय किया था हमारी ये जो कैबिनेट मिशन है, इन्होंने ये बाद में निर्णय किया था। ये कब किया था? जब कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की थी। जब मुस्लिम लीग ने, जिन्ना को ये बात पता लगी, तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बोल दिया कि हमको नहीं, अब हमको पाकिस्तान ही चाहिए। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भैया 5 साल के बाद जो इसमें, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है, उनको ये लग रहा था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, असम, ये तो कूद के ए में आ जाएंगे, ये कूद के ए में आ जाएंगे। तो उनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था उनको, इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, बोला कैबिनेट मिशन हमें मंजूर नहीं है। अभी आगे हम चलकर देखेंगे ही। इसके अलावा अब संविधान सभा के गठन करने की बात आई। संविधान भी तो बनाना है, तो उसके लिए संविधान सभा के गठन का भी काम इनको दिया गया था। अब इन्होंने देखा कि उस समय जब हमारी जो जनसंख्या थी लगभग 39 करोड़ के आसपास थी, तो इन्होंने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से हम संविधान सभा के सदस्यों को तय करेंगे। 10 लाख जनसंख्या पे एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाएगा, कि मतलब 10 लाख आबादी को रिप्रेजेंट करेगा एक सदस्य। तो इस हिसाब से लगभग 389 सदस्य निश्चित किए गए। संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होंगे। और बोला गया कि जो ब्रिटिश भारत है, यहाँ से तो 296 सीटें होंगी और 93 सीटें देसी रियासतों से होंगी। लेकिन दोनों में अंतर ये है, बोला गया कि भैया जो ब्रिटिश भारत में जो सीटें होंगी इनके लिए चुनाव होगा, जबकि देसी रियासतों के लिए चुनाव नहीं होगा। वहाँ के राजा रजवाड़े अपने हिसाब से जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पे वो मनोनीत करके भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चुनाव होगा, और चुनाव में आम जनता हिस्सा नहीं लेगी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगा। मतलब इससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर क्या पढ़ा था, 1946 का चुनाव। 1946 के चुनाव में जो प्रांतों में विधान सभा का गठन हुआ था, वो विधानसभा के जो सदस्य थे, अब वो वोट करेंगे किसके लिए? संविधान सभा के सदस्यों के लिए। तो संविधान सभा में आम लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। जैसे आज एग्जाम्पल के तौर पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो हिस्सा लेती हैं, तो आम जनता हिस्सा नहीं लेती है। तो वही सिस्टम यहाँ किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ की गई। ये 296 जो सीटें हैं आगे भी 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। प्रांत, जो 11 प्रांत थे, यहाँ से 292 सीटें आनी थी, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान। इसका ट्रिक भी है ABCD। आप ABCD से 4 कमिश्नरी क्षेत्र को याद कर सकते हैं। A से अजमेर हो जाएगा, B से बलूचिस्तान हो जाएगा, C से कुर्ग हो जाएगा, और D से दिल्ली हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान सभा के गठन की बात यहाँ कह दी गई। लेकिन इन्होंने बोला कि देखिए कि जो सांप्रदायिक, जो पहले से बंटवारा हो चुका था, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एंग्लो इंडियन, ईसाई, लेकिन यहाँ बोला गया कि हम सांप्रदायिक आधार पर 3 ही भागों में बांटेंगे, एक साधारण और मुस्लिम और सिख। मतलब जो संविधान सभा के सदस्य हैं ना, इनको सांप्रदायिक आधार पर अगर बांट के देखोगे तो 3 ही ग्रुप बनाए थे अंग्रेजों ने, साधारण, मुस्लिम और सिख। सिख वो होंगे जो पंजाब की, जो पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए संविधान सभा के सदस्य आ रहे हैं ना, वहाँ पे सिखों के लिए सीट रिजर्व है, बाकी और राज्यों के लिए नहीं। और मुस्लिम और साधारण मतलब जो भी शेड्यूल कास्ट के थे, ईसाई धर्म से थे, एंग्लो इंडियन थे, हिंदू थे, हिंदुओं में जो पहले स्वर्ण जो थे, वो सब अब साधारण में ही काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और चौथा, इनको काम जो दिया गया था कि अंतरिम सरकार का, टेम्परेरी गवर्नमेंट का गठन करना है, वो भी इन्होंने बता दिया कि भैया जब संविधान सभा का चुनाव हो जाएगा, संविधान सभा में जितने सदस्य जिस पार्टी से आएंगे उसी रेशियो में जो कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वही अंतरिम सरकार का रूप धारण कर लेगी। मतलब संविधान सभा में अगर कांग्रेस के ज़्यादा सदस्य आए हैं तो इस अंतरिम सरकार में कांग्रेस के ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ऐसे ही, तो ये अंतरिम सरकार की बात इन्होंने कर दी कि जब तक हमारा संविधान बन नहीं जाता है
और नई गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये अंतरिम सरकार चलेगी तब तक। तो एक नोट करने वाली बात है, हालांकि मैंने पहले बता दिया, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अब कैबिनेट मिशन में कमियां, कैबिनेट मिशन में जो विश्लेषण करने वाले महान हस्तियां हैं उनके हिसाब से कमियां क्या है मेन में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो प्रांत से मिलकर एक समूह बना हुआ है, उन समूह को जो अपना संविधान बनाने की छूट दी गई है, सबसे बड़ी कमी यही है। भले ही आज देश संघ है लेकिन बाद में ये टूट जाएगा, क्योंकि समूहों को संविधान बनाने का, खुद का संविधान बनाने का और उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इसमें संघ को बहुत वीक कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। उसके संघ सूची में जो विषय हैं बहुत कम विषय उसके लिए दिए गए जिस पर वो कानून बना सके। प्रांत को बहुत ज़्यादा अत्यधिक मजबूत कर दिया गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी कमी थी, जैसे क्रिप्स मिशन में मैंने बताया था, अंग्रेजों का कहना था कि जैसे क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन में जो बातें थी या तो आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए या सभी को रिजेक्ट कर दीजिए, वैसे ही ये भी था। कैबिनेट मिशन में जितनी भी बातें हैं सारी आप स्वीकार कीजिए या तो सभी अस्वीकार कर दीजिए। ऐसा नहीं कि जो आपको चीजें अच्छी लगती हो उसी को आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। ये इसमें मुख्य कमी है। और कुछ नोट करने वाली बात है, हालांकि अगले वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे कैबिनेट मिशन को शुरुआत में 10 जून 1946 में जिन्ना के कहने पर मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो अपना पाकिस्तान, बड़े पाकिस्तान का सपना देख रहा था। जो पाकिस्तान उसने सोचा था उससे बड़ा उसको दिखता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी कैबिनेट मिशन पर कि हम कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहली बात, संघ इसमें बहुत कमजोर है। दूसरी बात, ये ऑप्शनल होना चाहिए किसी प्रांत के लिए कि वो ग्रुप में शामिल हो या ना शामिल हो। तो जब कैबिनेट मिशन को ये बात पता लगी, कैबिनेट मिशन ने इसमें सहमति जताई, ठीक है ये ऑप्शनल होगा। ये सुनते ही जिन्ना ने मना कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद कैबिनेट मिशन के परिणाम क्या हुए, कैबिनेट मिशन जब दे दिया गया उसके बाद क्या क्या हुई कहानी, वो मैं समझाता हूँ। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवा दिए गए और चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली। जो 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत से थी, जहां पे चुनाव होने थे, 93 तो देसी रियासतें थी, वहां चुनाव तो नहीं होने थे। जो चुनाव होने थे उनमें से 208 सीटें कांग्रेस जीत जाती है। ये सबसे बड़ा धक्का लगता है मुस्लिम लीग को। और इसके अलावा 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए आमंत्रण दे दिया। जैसे यहाँ पे सरकारें जब जीतती हैं तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी को आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए। जब ये जिन्ना सुनता है तो जिन्ना ने 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, वो घोषित कर दिया। 16 अगस्त 1946 को हमारे भारत में इतना नरसंहार किया गया, इतना कत्लेआम किया गया, मुख्य तौर पर जो पंजाब वाला इलाका है और बंगाल वाले इलाके में इतने लोगों को मारा गया। मेजोरिटी में हिंदू लोगों को इतना खून खराबा बेघर कर दिया गया, लाखों की संख्या में है, लाखों की संख्या में यहाँ पर कत्लेआम हुआ। इसी दिन को मौलाना अब्दुल कलाम साहब ने इतिहास का काला दिवस कहा था। तो ये था कैबिनेट मिशन। अगले लेक्चर में हम अब बात करेंगे संविधान सभा की, जो संविधान सभा का गठन हुआ है, डिटेल में बात करेंगे। और जो वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था, जो 14 सदस्य थे, इनमें कौन कौन किस पार्टी से थे, वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे। और जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था, वो सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में और सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।